नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा पर रवाना हो गए। प्रधानमंत्री जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा पर रवाना होने से पहले वक्तव्य जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के साथ एक मजबूत एजेंडा अपना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स विकास की अनिवार्यताओं और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार सहित संपूर्ण ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श करने का एक मंच बन गया है। प्रधानमंत्री ने अपने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि यह शिखर सम्मेलन ब्रिक्स को सहयोग के भविष्य के क्षेत्रों की पहचान करने और संस्थागत विकास की समीक्षा करने का एक उपयोगी अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जोहान्सबर्ग में वे ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कई अतिथि देशों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुकता जताई। पीएम मोदी ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका के दौरे के बाद ग्रीस के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर एथेंस पहुंचेंगे। 40 वर्षों के बाद ग्रीस की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होने का गौरव मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, रक्षा और सांस्कृतिक तथा लोगों से लोगों के बीच संपर्क जैसे विविध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर रहेगा। पीएम ने ग्रीस दौरे से बहुआयामी संबंधों में एक नया अध्याय खुलने की उम्मीद जताई। ब्रिक्स सम्मेलन आज शुरू होगा और 24 अगस्त तक चलेगा। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स नेताओं की बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में वैश्विक घटनाक्रम पर चर्चा होने की आशा है। विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री बुधवार को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन ब्रिक्स देशों के बीच आपसी सहयोग, बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार और आतंकवाद के मुद्दे पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ब्रिक्स अफ्रीका संपर्क और ब्रिक्स प्लस डायलॉग में भाग लेंगे। विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि पीएम मोदी ने जुलाई 2016 और जुलाई 2018 में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी। विदेश सचिव ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स संगठन का वर्तमान अध्यक्ष है। वर्ष 2019 के बाद यह पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है। विदेश सचिव ने बताया कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भाग ले रहा है। विदेश सचिव क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रीस के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 25 अगस्त को ग्रीस के लिए रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 1983 में ग्रीस की यात्रा की थी। विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि ग्रीस भारत का महत्वपूर्ण यूरोपीय भागीदार है। उन्होंने कहा कि भारत और ग्रीस दोनों न केवल आधुनिक लोकतंत्र हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भी हैं। दक्षिण अफ्रीका में कभी जेल और सैन्य किला रहा कॉन्स्टिट्यूशन हिल यहां के उथल पुथल भरे अतीत का प्रमाण है। ये दक्षिण अफ्रीका में ऐसी जगह है जहां की दीवारों में बड़ी संख्या में दुनिया के नामी गिरामी हस्तियों को कैद किया गया था। यहां पर लगी मंडेला गांधी प्रदर्शनी दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला और भारत के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यात्रा को दर्शाती है। ये प्रदर्शनी मंडेला और गांधी के बीच की समानताओं को दिखाती है। भले ही दोनों महापुरुष अलग अलग कालखंड में हुए थे, दोनों महापुरुषों की उक्तियां आज भी प्रासंगिक हैं। मंडेला अक्सर गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे और दक्षिण अफ्रीका की आजादी के दौरान उनके अहिंसक सत्याग्रह से प्रेरित थे। 100 साल के इतिहास के दौरान इस जेल की दीवारों में सभी जाति, पंथ, उम्र और अलग अलग विचारधारा के हजारों आम लोगों को कैद किया गया था। गांधी और मंडेला जैसे महान नेताओं की विरासत के साथ जुड़कर यह स्थल स्वतंत्रता, सम्मान और समानता के लिए मानवीय भावना की कहानी बयां करता है। प्रधानमंत्री की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा को लेकर वहां रह रहे भारत के लोगों में खासा उत्साह है। लोग विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता से मिलने के लिए पूरी तरह से बेताब हैं। एक प्रवासी भारतीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा को लेकर कहा कि ये यात्रा कई मायनों में खास होने वाली है और हम विकास के कई क्षेत्र में दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण पहल की आशा कर रहे हैं।
दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली एक भारतीय महिला ने कहा कि मैं चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के लोगों को आयुर्वेद की ताकत के बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग करके उन्होंने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को मात दी है। एक और प्रवासी भारतीय महिला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण अफ्रीका दौरा यहाँ के लोगों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने प्रधानमंत्री को ग्लोबल लीडर बताया। एक और प्रवासी भारतीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में उनका नेतृत्व हमारे अन्य देशों के साथ संबंधों को और मजबूत करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 24 अगस्त तक गोवा के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज गोवा के राजभवन में उनके सम्मान में गोवा सरकार द्वारा आयोजित एक नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चयनित लाभार्थियों को वन अधिकार अधिनियम के तहत सनद भी वितरित करेंगी। राष्ट्रपति कल गोवा विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति गोवा के राजभवन में राज्य के जनजातीय समूहों के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति पोरवोरिम में गोवा विधानसभा को भी संबोधित करेंगी। उदयपुर में राष्ट्रमंडल संसद संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का आज समापन होगा। आज दूसरे दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यपाल कलराज मिश्र सम्मेलन में शामिल होंगे। आज होने वाले सत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के माध्यम से राष्ट्र को मजबूत करने में जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर एक सत्र का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नेफेड और एनसीसीएफ ने नासिक, लासलगांव, अहमदनगर और इस पूरे क्षेत्र से आज सुबह 11 बजे से 2 लाख टन से अधिक प्याज की खरीद शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि आज प्याज की खरीद का मूल्य 2,410 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। जरूरत पड़ने पर भविष्य में और भी प्याज की खरीदारी की जाएगी ताकि लोगों के साथ साथ किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके। जयपुर में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चौथी और अंतिम व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। आज इन बैठकों का दूसरा और अंतिम दिन है। दोनों ही बैठकों में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों के व्यापार मंत्रियों एवं सचिवों, क्षेत्रीय समूह एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों सहित 300 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही जयपुर में G20 व्यापार एवं निवेश मंत्रालय बैठक जयपुर में 24 और 25 अगस्त को आयोजित की जाएगी। इससे पहले 3 व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की बैठकें मुंबई, बेंगलुरु और केवड़िया में आयोजित की गई थी। चंद्रयान 3 का चांद की सतह पर मौजूद चंद्रयान 2 ने स्वागत किया है। दोनों अंतरिक्ष यानों का संपर्क स्थापित हो चुका है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का स्वागत किया है। इसरो ने बताया कि दोनों के बीच 2-वे कम्युनिकेशन स्थापित हो चुका है। इसरो के अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक नीलेश एम देसाई ने कहा है कि चंद्रयान के चांद पर उतरने से 2 घंटे पहले लैंडर और चांद की स्थिति का जायजा लेकर लैंडिंग कराने का फैसला लिया जाएगा। कावेरी नदी के जल बंटवारा मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट एक पीठ गठित करने पर सहमत हो गई है। बिहार के जाति आधारित सर्वे पर रोक की मांग वाली याचिकाओं पर एससी में सुनवाई 28 अगस्त के लिए टली। दिल्ली के पुलबंगश इलाके में 3 सिखों की हत्या से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई 29 अगस्त के लिए टली। पर्वतीय राज्यों में आ रही आपदाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि वह हिमाचल, उत्तराखंड और अन्य पर्वतीय राज्यों में पहाड़ों की जनसंख्या सहने की क्षमता को लेकर अध्ययन के लिए एक पैनल का गठन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह एक बहुत अहम मुद्दा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता और केंद्र सरकार से पूछा है कि पैनल को किन बिंदुओं पर अध्ययन करने के लिए निर्देश दिए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि वह जवाब मिलने के बाद एक ड्राफ्ट तैयार करेगा और पैनल को हिमालय क्षेत्र में हो रही इंसानी गतिविधियों और इन पहाड़ों की क्षमता को लेकर रिपोर्ट देने के लिए कहेगा। मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 2 दिनों के दौरान गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही राज्य के अन्य जिलों में भी शुक्रवार को तेज बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में एक नाबालिग लड़की से कथित दुष्कर्म मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। त्रिपुरा पुलिस ने 10 करोड़ रुपए मूल्य की 1.3 किलोग्राम हेरोइन जब्त की और 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। उत्तरी त्रिपुरा के एसपी भानुपत चक्रवर्ती ने बताया कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई की गई। हेरोइन को साबुन के डिब्बे में रखा गया था। जम्मू ग्रामीण के एसपी राहुल चरक ने बताया कि हमें राजमार्ग के पास एक संदिग्ध वस्तु पड़े होने की सूचना मिली थी। बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। एक आईडी बरामद हुई। टीम ने आईडी को नष्ट कर दिया है। आगे की जांच जारी है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। नक्सलियों के पास से गोला बारूद बरामद हुआ है। आजम खान के खिलाफ 2007 में रामपुर में समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले में वॉइस सैंपल देने के निचली अदालत के निर्देश के बाद आजम खान ने एससी का रुख किया है। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार। देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सुकून से भरा नया सवेरा। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां और आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वैश्विक बाजारों में मजबूत रुख के बीच प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में मंगलवार को शुरुआती कारोबार के दौरान तेजी देखी गई। इस दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 92.83 अंक चढ़ा। उधर निफ्टी में 35.5 अंक का इजाफा देखा गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में मंगलवार को शुरुआती कारोबार में ₹7 चढ़कर 83.06 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। घरेलू बाजार में सकारात्मक रुख को देखते हुए रुपए को मजबूती मिली। घरेलू शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। शेयर बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक की हिस्सेदारी चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 20% बढ़कर $626 अरब हो गई है। आरबीआई ने इन्वेस्टमेंट डेटा रिलीज कर दिया है। पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 3,52,624 करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं, जो कि वित्त वर्ष 2014-15 के मुकाबले लगभग 80% ज्यादा है। पिछले वित्त वर्ष में सबसे ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में किया गया है।
जनवरी से जून के बीच भारत से सर्विस सेक्टर का निर्यात करीब 18% बढ़कर $167 अरब पर पहुंच गया। GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक मंदी के बीच भारत का निर्यात 1.5% बढ़कर $385 अरब पर पहुंचा। वैश्विक खुदरा बिक्री में गिरावट के बावजूद भारतीय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का आकार बढ़ रहा है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन द्वारा जारी वैश्विक प्रत्यक्ष बिक्री रैंकिंग में भारत एक पायदान बढ़कर 11वें स्थान पर पहुंच गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे। भारत NCAP भारत की अपनी वाहन सुरक्षा रेटिंग प्रणाली के रूप में काम करेगा। केवड़िया में वित्त मंत्रालय के चिंतन शिविर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमृतकाल के दौरान वित्त मंत्रालय की भूमिका पर बातचीत की। शिविर में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की रूपरेखा सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ब्रिक्स वैश्विक विकास की एक अहम ताकत है। समूह की अर्थव्यवस्था विनिर्माण प्रक्रिया में अहम बदलाव के साथ G7 देशों की GDP के करीब पहुंच रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि इस केंद्र शासित प्रदेश में निकट भविष्य में 80,000 करोड़ रुपए तक का निवेश आने की उम्मीद है। आसियान के देशों ने भारत के साथ आर्थिक भागीदारी सशक्त और विस्तृत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है ताकि दोनों पक्षों को भारत आसियान व्यापक रणनीतिक भागीदारी का उपयुक्त लाभ मिल सके। G20 महामारी कोष ने भारत की पशु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग को $25 मिलियन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस कोष की स्थापना निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए की गई है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने DTH सेवाओं की लाइसेंस फीस और नीतिगत मामलों पर सिफारिशें जारी कर दी हैं। सिफारिश में कहा गया है कि DTH लाइसेंस धारक को समायोजित सकल राजस्व के 3% के बराबर वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉलीवुड एक्टर सनी देओल के जुहू स्थित विला की नीलामी का अपना नोटिस वापस ले लिया है। बैंक ने नोटिस वापस लेने के लिए तकनीकी कारणों का हवाला दिया है। भारत के नेतृत्व में वर्ष 2028 तक प्रमुख दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों में QR कोड भुगतान 590% से अधिक बढ़ जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पूर्व एशियाई बाजार में QR कोड भुगतान की संख्या 2023 के 13 अरब से बढ़कर 2028 में 90 अरब हो जाएगी। एक महीने से अधिक समय तक भटकने के बाद एक प्रवासी नाव यात्रा से बचे लोग कल कैप वर्डे से सेनेगल के लिए रवाना हुए। इस यात्रा के दौरान 60 से अधिक लोग मारे गए थे। रोम और मिलान इन दिनों हीटवेव नीरो से जूझ रहे हैं। कई इतालवी क्षेत्रों में लोग उच्च तापमान, गर्मी और तेज हवा के झोंकों से परेशान हैं। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 5 दिनों तक तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा। ग्रीस में तूफानी हवाओं के कारण भड़की जंगल की आग में एव्रोस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में पूरे ग्रीस में कुल 64 स्थानों पर आग लगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल माऊ का संक्षिप्त दौरा किया, जहां उन्होंने पीड़ितों को सांत्वना दी और स्थानीय अधिकारियों के साथ बातचीत भी की। हवाई द्वीप माऊ में लगभग 2 सप्ताह पहले जंगल की आग में 114 से अधिक लोग मारे गए थे। स्पेन के आइलैंड टेनेरिफ के जंगल में लगी आग फैलती जा रही है। इमरजेंसी सर्विसेज ने यहां से 26,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। आग का असर करीब 50 किलोमीटर इलाके में है। तकरीबन 12 एकड़ क्षेत्र जल चुका है। सैकड़ों फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर से पानी छिड़क रहे हैं। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में लगभग 400 जंगलों में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। गंभीर स्थिति को देखते हुए कम से कम 30,000 घरों को खाली करना पड़ा है, जबकि अन्य 36,000 घरों को खाली करने की चेतावनी दी गई है। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के शोस्वैप क्षेत्र में आग लगने के कारण कई घर और इमारतें तबाह हो गई हैं। समुद्र तटीय शहर कैलोना की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि फैल रही जंगल की आग से निपटने के लिए सशस्त्र बल भेजे जा रहे हैं। ब्रिटेन की सीरियल किलर नर्स लूसी लेटबी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उस पर 7 नवजात शिशुओं की हत्या और अन्य 6 को मारने की कोशिश करने में दोष साबित हुआ है।
मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट में जस्टिस ग्रॉस ने लूसी लेडबी की हरकतों को क्रूर बताया। लूसी उम्र कैद की सजा काटते हुए कभी भी पैरोल नहीं ले पाएंगी। भारत के युवा शतरंज स्टार आर प्रगन्नानंदा ने अमेरिकी ग्रैंडमास्टर फैबियानो कैरुआना को हराकर फीडे शतरंज विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। फीडे विश्व कप के फाइनल में आर प्रगन्नानंदा का सामना विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन से होगा। एचएस प्रणॉय ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। लक्ष्य सेन ने भी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। लक्ष्य ने मॉरिशस के जॉर्जेस जूलियन पॉल को 21-12, 21-7 से हराया। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के शुरुआती दौर में रोहन कपूर और सिक्की रेड्डी की भारतीय जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा है। भारत की निशानेबाज सिफ्त कौर समरा ने आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5वें स्थान पर रहकर भारत को छठा पेरिस ओलंपिक कोटा दिलाया। संयुक्त राज्य अमेरिका की शाकेरा रिचर्डसन ने सोमवार को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ का खिताब जीता। रिचर्डसन ने 10.65 सेकंड का समय लेकर जमैका की शेरिका जैक्सन को पछाड़ा, जिन्होंने 10.72 सेकंड का समय लेकर रजत पदक जीता। अमेरिकी ग्रांट होलोवे ने पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में अपना लगातार तीसरा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों के डिस्कस थ्रो में ओलंपिक चैंपियन डैनियल स्टाल ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। यह वर्ष का दूसरा सबसे लंबा थ्रो और चैंपियनशिप रिकॉर्ड है। बुर्किना फासो ने यूजेस फैब्रिस जैंको ने देश के पहले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक के लिए पुरुषों के ट्रिपल जंप में जीत हासिल की है। प्रीमियर लीग में कप्तान मार्टिन ओडेगार्ड की पेनल्टी में 10 सदस्यीय आर्सेनल की क्रिस्टल पैलेस पर संघर्षपूर्ण जीत दिलाई। फ्रांस के पूर्व फॉरवर्ड थियरी हेनरी को 2 साल के अनुबंध पर देश के अंडर 21 टीम का कोच नियुक्त किया गया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के फॉरवर्ड मैसन ग्रीनवुड अपने आचरण की 6 महीने की आंतरिक जांच के बाद आपसी सहमति से क्लब छोड़ देंगे। पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी और इंग्लिश कमेंटेटर गैरी नेविल ने मैसन ग्रीनवुड मामले पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की कड़ी आलोचना की है। प्रीमियर लीग में बोर्नमाउथ पर 3-1 की जीत में लिवरपूल एलेक्सिस मैक एलिस्टर को दिखाए गए रेड कार्ड के खिलाफ अपील करेगा। एक्टर नवीन शर्मा अपनी शादी के बाद शो कुमकुम भाग्य के साथ टीवी स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। नवीन शर्मा ने कहा कि टीम के साथ शूटिंग करना एक अद्भुत अनुभव रहा और मैं वास्तव में सेट को मिस कर रहा था। फिल्म घूमर की अभिनेत्री सयामी खेर को उनके अभिनय के लिए काफी तारीफ मिल रही है। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने भी सयामी खेर की जमकर प्रशंसा की है। इसके लिए उन्होंने सयामी खेर को एक नोट भी भेजा है। सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। फिल्म को लेकर लोगों में इतना क्रेज है कि रिलीज के 10वें दिन भी फिल्म डबल डिजिट में शानदार कलेक्शन कर रही है। अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी स्टारर फिल्म OMG 2 भी बॉक्स ऑफिस पर जमकर टक्कर मिलने के बाद भी सिनेमाघरों में डटी हुई है और खूब कमाई कर रही है। इन दोनों फिल्मों से एक दिन पहले रिलीज होने वाली साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी है। रजनीकांत की यह फिल्म 2023 की दूसरी सबसे बड़ी इंडियन फिल्म बन गई है। सनी लियोनी, अनुराग कश्यप और राहुल भट्ट ने अपनी फिल्म कैनेडी के साथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में 14वें एडिशन में धूम मचा दी। भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई भीड़ इस सिनेमैटिक सेलिब्रेशन को देखने के लिए एकत्र हुई। साउथ के दिग्गज अभिनेता महेश बाबू अपनी आने वाली फिल्म गुंटूर करम को लेकर लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। अभिनेता ने खुलासा किया है कि फिल्म अपनी योजना के अनुसार 2024 के संक्रांति उत्सव के दौरान रिलीज होने वाली है। पवन कल्याण और साई तेज की फैंटेसी कॉमेडी फिल्म ब्रो सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद अब OTT प्लेटफॉर्म पर धूम मचाने के लिए तैयार है। फिल्म को OTT पर रिलीज डेट मिल गई है। यह तेलुगु फिल्म 28 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला की आने वाली फिल्म फ्राइडे नाइट प्लान का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म इस साल 1 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। फिल्म 2 भाइयों की जर्नी और उनके बॉन्ड की कहानी है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।